बचपन से मेरा भतीजा मेरे कमरे में सोता था। घर छोटा था और अलग बस्तर का इंतजाम नहीं था, इसलिए वो मेरे साथ ही रहता था। मैं बड़ी थी और उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती थी। वक्त के साथ हमारा रिश्ता और भी गहरा होता गया। जब मेरा भतीजा 18 साल का हुआ तो मुझे लगा कि अब वो बचपन वाला मासूम बचा नहीं रहा। उसके अंदाज में एक अलग ही एतमाद आ गया था। रात को जब हम दोनों एक ही कमरे में होते तो लगता था जैसे सारी दुनिया हमसे दूर है और बस हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। इस रात भी मैं देर रात तक जागती रही। भतीजे ने मुझसे कहा, चची, तुम्हें नींद नहीं आ रही या मुझे तंग करने का इरादा है? मैं हंस कर बोली, नहीं यार, बस सोच रही हूँ कि जिंदगी कितनी जल्दी बदल गई है। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक नई शरारत थी जो पहले कभी नहीं देखी थी। मुझे लगा जैसे हमारी बातें अब सिर्फ चची भतीजे वाली हद तक नहीं रहीं, कुछ और ही रंग चढ़ रहा था। मैंने मजाक में उसके बाल खींच लिए। वो बोला, चची, आपको पता है आप भी बिल्कुल कॉलेज वाली लड़की लगती हैं। शादी क्यों नहीं की अब तक? मैं कुछ देर खामोश रही। बोली, जिंदगी की मजबूरी थी, लेकिन क्या जरूरी है कि खुशियां सिर्फ शादी से मिलें? वो मेरी तरफ और करीब आ गया, जैसे मेरी बात समझने की कोशिश कर रहा हो। उसके चेहरे का वो एक्सप्रेशन मुझे अजीब सा लग रहा था, थोड़ा मासूम भी, थोड़ा अलग भी। मैंने कहा, हो गया, अब सो जाओ, कल तुम्हारी कोचिंग भी है ना? लेकिन उसने हल्की सी मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है चची, पर एक बात है, आपके बगैर नींद ही नहीं आती। ये एक लाइन किसी वजह से मेरे दिल की धड़कन तेज कर गई। इस रात हम दोनों एक ही कंबल के नीचे सो गए, मगर नींद हम दोनों की आंखों से दूर ही रही। अंधेरा था, खामोशी थी और एक अजीब सी कशिश, जैसे कहानी अभी शुरू हुई हो। अगली रात भी वही मंजर था। भतीजा कोचिंग से देर से आया था, थोड़ा सा थका हुआ लग रहा था। मैंने कहा, आजा, खाना गरम कर देती हूँ। उसने थोड़ा सा खाया और सीधा मेरे कमरे में आकर बस्तर पर गिर गया। मैंने मजाक में कहा, बस इतनी थकावट? अभी तो तेरी जवानी की उम्र है और इस तरह थक कर गिर जाता है। वो हंसी रोक कर बोला, चची, आपको लगता है मैं कमजोर हूं? जरूरत पड़े तो मैं दिन भर जाग सकता हूं। मैंने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अच्छा तो चल, फिर देखते हैं कितनी हिम्मत है तेरे अंदर। उसने आंखों में शरारत भरी चमक के साथ कहा, चीलंग कबूल है। वो मेरे करीब आ गया। मुझे पहली बार लगा कि अब हमारे दरमियान की दूरी खत्म हो रही है। रात की खामोशी में उसकी सांसें मेरी सांसों से टकरा रही थीं। मैंने कहा, हुआ बदलने दो, सुन, थोड़ी मालिश कर दे, आज काम ज्यादा था, कमर दर्द कर रही है। वो बोला, बस इतना काम? ठीक है चची, आज मैं ही आपको रिलैक्स करूंगा। वो आहिस्ता से मेरे पास बैठ गया और अपने हाथों से मेरी पीठ दबाने लगा। मुझे लगा जैसे उसके हाथों में कोई अलग ही ताकत हो। मैं चुपचाप लेटी रही, पर अंदर से एक अजीब सी गर्मी फैल रही थी। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, वाह, अब तो डॉक्टर लग रहे हो। वो हंसकर बोला, डॉक्टर से भी ज्यादा ख्याल रखता हूं मैं आपका। इसके अल्फाज में एक निशा था, एक डबल मीनिंग जो मैं समझ रही थी पर चुपचाप एंजॉय भी कर रही थी। थोड़ी देर बाद मैं उठने लगी तो उसने मेरी कलाई पकड़ ली। उसकी गिरफ्त में एक अजीब सा जुनून था। उसने आहिस्ता कहा, चची, आपको लगता है मैं अब भी वही छोटा भतीजा हूं? मैं एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में देख कर रह गई। उसकी बातों में मासूमियत भी थी और एक नया जज्बा भी। मैंने बस हल्की सी मुस्कुराते हुए कहा, सोचा दीवाना वक्त सब कुछ समझा देगा, लेकिन इस रात ने हमारी जिंदगी के नए सफर की बुनियाद रख दी थी। खामोशी के अंदर छिपा हुआ वो राज जिसमें सिर्फ हम दोनों शामिल थे। अगली सुबह घर में सब अपने कामों में मसरूफ थे, लेकिन मेरी और मेरे भतीजे की आंखों में रात वाली बातें अब भी घूम रही थीं। हर बार जब हमारी नजरें मिलते एक अजीब सी शरारत छिप जाती। शाम को जब मैं किचन में काम कर रही थी, वो पीछे आकर खड़ा हो गया। आहिस्ता से बोला, चची, आज रात फिर देर तक बातें करेंगे? मैंने उसकी तरफ देखे बगैर कहा, तुम्हें लगता है मैं इतनी फारिग हूं? कल सुबह मुझे काम पर भी जाना है। वो मजाक में बोला, काम तुम्हारा फर्ज है या मेरा? इसके अल्फाज ने मुझे एक लम्हे के लिए हिला दिया। मैं गुस्से का ड्रामा करते हुए कहने लगी, ज्यादा शरारत मत करना, वरना माँ को बता दूंगी। वो हंस कर बोला, अब तो जुड़ती भी प्यार से है। इस रात वो फिर मेरे कमरे में आया। अंधेरा था, बस खिड़की से हल्की चांदनी का नूर अंदर आ रहा था। वो बस्तर पर बैठकर बोला, चची, एक बात कहूं? मैंने कहा, हाँ कहो। वो थोड़ा रख कर बोला, चची, जब मैं आपके पास होता हूं ना, लगता है जैसे दुनिया की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। और सच कहूं तो मुझे नींद भी तब आती है जब मैं आपके पास होता हूं। मुझे उसके अल्फाज में एक अलग ही खड़दरापन महसूस हुआ, जैसे वो दिल की बात अंदर से कह रहा हो। मैंने हल्की सी मुस्कुराते हुए कहा, पागल, अब भी वही छोटा बच्चा है जो बचपन से मेरी गोद में सोता था। वो मेरे करीब आया, आंखों में देखकर बोला, नहीं चची, अब मैं बच्चा नहीं रहा। इस वक्त एक खामोशी छा गई जो सब कुछ कह रही थी। उसकी सांसें तेज थीं, मेरी धड़कन बढ़ रही थी। कंबल के अंदर हम दोनों बिल्कुल करीब करीब थे। हर छोटी बात अब डबल मीनिंग बन गई थी। मैंने मजाक में कहा, चुप कर, सो जा अब। वो हंस कर बोला, ठीक है,
पर आज मैं तुम्हारे इतना करीब सोऊंगा कि दौरी का नाम वो निशान भी न रहे। और फिर उसने अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया। इस लम्हे मुझे लगा कि रात का सफर अब नया मोड़ लेने वाला है। आज रात जब उसने अपना सिर मेरे कंधे पर रखा तो मुझे पहली बार लगा कि वक्त कितनी तेजी से बदल गया है। बचपन से जो रिश्ता सिर्फ मासूमियत तक था, अब उसमें एक नई कहानी लिखी जा रही थी। मैं खामोश रही, लेकिन उसकी सांसें मेरी गर्दन को छू रही थीं। अंधेरा, खामोशी और कर्बत सब कुछ एक नशा बन चुका था। इसने आहिस्ता से कहा, चची, आपको पता है, मैं दिन भर बस उसी पल का इंतजार करता हूँ। मैंने हल्की सी हंसी में कहा, किस लम्हे का? वो बोला, जब हम दोनों एक ही कंबल के अंदर हूं और मैं बस आपके करीब रहूं। उसके अल्फाज में मासूमियत भी थी और शरारत भी। मैंने उसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो मुझे कुछ और ही समझा रही थी। मैंने मजाक में कहा, तू बड़ा तेज हो गया है। मुझे तो लगता था कि तू अब भी वही छोटा सा बच्चा है। वो करीब आया और बोला, आपको लगता होगा, लेकिन मैं खुद जानता हूं कि मैं बदल चुका हूं। अब मैं चुपचाप नहीं रहूंगा। इस लम्हे मेरी धड़कन तेज हो गई। मैंने उसकी बात को हल्की हंसी में उड़ा दिया। चल अब सो जा, सुबह जल्दी उठना है। पर उसने मेरी कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ बिल्कुल मजबूत थी, जैसे कह रहा हो कि अब मैं दौड़ ना जाऊं। चची, उसने आहिस्ता कहा, आपको लगता है कि मैं बस मजाक कर रहा हूं? नहीं, मैं दिल से कह रहा हूं। आप मेरे लिए सिर्फ चची नहीं हो। मेरे होंठों पर अल्फाज रख गए। मैं बस उसकी आंखों में देख रही थी। इस वक्त हम दोनों के दरमियान बस खामोशी थी, लेकिन इस खामोशी में एक नया राज छिपा था। उसने अपना सिर और करीब लाकर कहा, बस एक बार मुझे ये लम्हा महसूस करना है। और फिर वो लम्हा आया जब रिश्ते का नाम ही मिटा दिया गया। एक ही कंबल के अंदर हम दोनों की कहानी एक नई दास्तान लिखने लगी। इस रात जब हम दोनों एक दूसरे के इतना करीब आए, मुझे लगा कि वक्त ढल गया है। मैं सोचती रही कि जो ख्वाब मैं अपने दिल में छिपा कर रखती थी, वो आज सच बन रहा था। उसने मेरे चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसकी अंगलियों की गर्मी मेरी गर्दन तक उतर गई। मैंने आंखें बंद कर लें। हर सांस भरी हुई थी, जैसे चाहती हो कि अब हम दोनों के दरमियान कोई फासला न छोड़े। उसने आहिस्ता से मेरा सिर अपने सीने पर रख दिया। इसकी धड़कनें ऐसी चल रही थीं जैसे कोई नया राग बज रहा हो। मैंने हल्की सी मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे पागल कर देगा। वो हंस पड़ा। मैं तो पहले ही आपके लिए पागल हो चुका हूँ। उसने कंबल खींचा और हम दोनों और करीब आ गए। इस लम्हे कोई हद, कोई रिश्ता, कोई दीवार बाकी नहीं थी। सरफ में और वो एक नई कहानी में खो गए थे। हर पल एक नई गहराई में ले जा रहा था। उसके हाथ मेरे बाजों से गुजरकर आहिस्ता आहिस्ता और आगे बढ़ने लगे। मैंने रोकने की कोशिश की, मगर दिल साथ न दिया। और फिर वो हुआ जो कभी सोचा भी नहीं था। जो रात एक आम सी रात थी, वो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी बन गई। सुबह जब रोशनी कमरे में आई, मैं उसके सीने पर सिर रखकर सो रही थी। इसने आंखें खोलें, मुझे देखा और मुस्कुराया, जैसे कह रहा हो कि अब तुम सिर्फ मेरी हो, तुम मेरी दुनिया बन गई हो। और मैंने उसी लम्हे सोच लिया कि चाहे जिंदगी जैसी भी हो, ये राज हमारे दरमियान हमेशा रहेगा। सब के वक्त सब टेबल पर जमा थे। मैं और मेरा भतीजा समझ रहे थे कि रात का राज अभी तक सिर्फ हमारे दरमियान था, मगर मेरी आंखों की चमक और उसके चेहरे की मुस्कुराहट कुछ और ही कहानी सुना रही थी। फरहा मुस्कुराकर बोली, किसी की रात खास रही है। मैं घबराकर पानी का गिलास उठाया, मगर भतीजा चुप रहा। रदा ने शरारती अंदाज में कहा, हाँ चची, भतीजा आज कुछ अलग ही चमक रहा है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या उन्हें कुछ पता चल गया है या बस मजाक कर रहे हैं? भतीजे ने तेज निगाहों से मुझे देखा, जैसे कह रहा हो, चुप रहो, सब ठीक है। लंच के बाद सारा मेरे पास आई। उसकी आंखों में अजीब सी तजस्सुस थी। आहिस्ता कहा, चची, मुझे लगता है आप और भतीजे के दरमियान कुछ खास चल रहा है। मुझे भी तो बताओ। मैंने फौरन मुस्कुराकर कहा, पागल, तो ज्यादा सोचती है। हम तो हमेशा से ही बहुत करीब हैं। लेकिन उसकी आंखें कह रही थीं कि वे अभी तक पूरा यकीन नहीं कर रही। इस रात फिर से भतीजा मेरे कमरे में आया। इस बार उसने पहले ही दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। मुझे डर लगता है चची, कहीं हमें देख ना ले, इसने सरगोशी में कहा। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, डर तब होता है जब इंसान गलत हो और जो हमारे दरमियान है वो हमारा सच है। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, तो फिर आज मैं तुम्हें अपनी दुनिया बना लूं। मैं चुप रही। उसने अपनी बातों से मेरे दिल का ताला खोल दिया था। कंबल के अंदर हम दोनों अपनी ही एक अलग दुनिया में खो गए थे। हर लम्हा, हर छो, हर हरकत एक नई कशिश लेकर आती थी। कभी हंसना, कभी शर्माना, कभी आंखों से ही बातें करना। रात गुजर गई और हम दोनों बस और गहराई में डूबते चले गए। सुबह की रोशनी के साथ एक नया खौफ भी था। ये रिश्ता कितनी देर तक छिप सकेगा? फरिशा की शरारती मुस्कुराहट, सारा की शक भरी नजरें। लेकिन उस रात के बाद हम दोनों जानते थे कि अब पीछे मुड़कर देखना मुमकिन नहीं। हमारी कहानी अब हमारी अपनी थी, चाहे उसके रास्ते कितने ही पेचीदा हों। मोहब्बत की कहानी। मेरा नाम ज़ेन है और मेरी उम्र 25 बरस है। मैं देखने में खूबसूरत हूँ और ये वाकया उस वक्त का है जब मैं 15 साल का था। मैं अपनी वालदा के ख़ानदान,
मैं पहला बच्चा था और पहले बच्चे को हमेशा खास मोहब्बत मिलती है, इसलिए मेरे मामू और खालाएं मुझसे बेहद प्यार करते थे। मैं शुरू से ही अपनी नानी के घर रहता था और सब लोग मुझे बहुत अजीज रखते थे। नानी के घर में मेरी 2 खालाएं और 1 मामू थे। बड़ी खाला का नाम थमेना था और छोटी खाला का नाम नूर था। मैं घर में नूर खाला के साथ बहुत करीब था और वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती थीं। थमीना खाला की शादी हो चुकी थी और मामू की भी शादी हो गई थी। जब भी मैं नानी के घर जाता तो नूर खाला के कमरे में सोता था। मैं 15 साल का था और नूर खाला 20 साल की थी। 20 साल की उम्र में भी वो बहुत खूबसूरत नजर आती थीं। मामू की शादी हो चुकी थी और वो रात को अपने कमरे में होते थे। एक दिन रात के 10 बज रहे थे और मैं नूर खाला वाले कमरे में सोया हुआ था कि अचानक नूर खाला को वॉशरूम जाना पड़ा। वॉशरूम कमरे से बाहर था और नूर खाला चली गईं और तकरीबन 10 मिनट बाद वापस आए। उन्होंने आकर मेरा हाथ पकड़ लिया जिससे मेरी आंख खुल गई, मगर मैं फिर भी सोने का ड्रामा करता रहा। अगले दिन जब हम दोनों सुबह उठे तो एक दूसरे से कोई जिक्र नहीं किया। खाला ने मेरी तरफ देखा और कहा, जाओ जाकर फरीश हो जाओ, मैं तुम्हारे कपड़े निकाल देती हूँ। मैं फरीश होने चला गया और फरीश होकर खाला को आवाज़ दी और कपड़े देने को कहा। खाला कपड़े लेकर आए और दरवाजे को थोड़ा सा धक्का दिया और अपना चेहरा अंदर करके मुझे देखा और कहा, जल्दी से बाहर आकर नाश्ता कर लो। मैं बाहर आया तो खाला मुझे देखकर मुस्कुरा रही थीं। मैंने शर्म के मारे सिर झुका लिया। फिर खाला ने मुझसे कहा, तुम बैठो, मैं भी जल्दी से नहा कर आती हूँ। जब खाला नहा कर निकलें तो मैं खाला को देख रहा था तो खाला बोलें, क्या देख रहे हो मेरी तरफ? मैंने कहा, कुछ नहीं। इतने में भाभी भी अपने कमरे से निकल आए और भाभी ने कहा, तुम दोनों बैठो, मैं नाश्ता लगाती हूँ, फिर मुझे अपने शोहर के साथ जाना है 2 दिन के लिए। भाभी ने नाश्ता लगाया और मामू को आवाज़ दी। मामू भी नाश्ता करने आ गए और हमने नाश्ता किया। मैं खाला के साथ वाली कुर्सी पर बैठा हुआ था। मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता ख़त्म किया और खाला से कहा, मैं बाहर जा रहा हूँ करकट खेलने। मामू ने मुझसे कहा, तुम बाहर मत जाओ, खाला घर में अकेली हैं। अब हम लोग जा रहे हैं, 2 दिन बाद आएंगे। तब तक तुमने घर से बाहर नहीं जाना और खाला का ख्याल रखना है। मैंने खाला की तरफ देखा और कहा कि मैं खाला का बहुत ख्याल रखूंगा। हम लोग नाश्ते से फारिग हुए तो भाभी उठकर अपने कमरे में चली गईं और तैयारी करने लगे और मैं उठकर टीवी लाउंज में आ गया और केबल पर फिल्म देखने लगा। खाला ने बर्तन वगैरह समेटे और टीवी लाउंज में आकर मेरे साथ सोफे पर बैठ गईं और फिल्म देखने लगे। मामू भी वहीं आ गए और खाला से बोले, तुम अकेली बोर हो जाओगी, ऐसा करो कि अपनी सहेली को बुला लो 2 दिन के लिए। खाला ने कहा, नहीं भाई, मैं ऐसे ही ठीक हूँ और जीन है न, मेरे साथ मुझे कोई मसला नहीं है। मामू बोले, नहीं यार, कम घर में ज़्यादा लोग होंगे तो मुझे कोई टेंशन नहीं होगी ना। अब खाला भी कुछ नहीं कर सकती थीं क्योंकि बड़े भाई बोल रहे थे ऐसा करने को। तो खाला ने अपनी सहेली जिसका नाम महक था उसे फ़ोन कर दिया और सब बात बताई। महक ने अपनी अम्मी से इजाज़त ली और कहा, ठीक है, मैं कुछ देर में आ जाऊंगी। जिस पर मामू थोड़ा रिलैक्स हो गए और अपने कमरे में चले गए। खाला उठकर घर की सफाई करने लगे। सब चीज़ें समेटकर खाला घर में झाड़ू लगाने लगे। खाला जब कमरे से बाहर झाड़ू लगा रही थीं तो मैं उन्हें देख रहा था। खाला ने जब बाहर से झाड़ू लगा ली तो टीवी लाउंज में आए झाड़ू लगाने के लिए। मैं खाला को गौर से देख रहा था। खाला की नज़र मुझ पर पड़ी और मैं घबरा गया कि कहीं खाला को बुरा न लग जाए। मेरे माथे पर पसीना आ गया था कि खाला न जाने क्या सोचेंगी। खाला मेरी हालत को महसूस कर रही थीं और एंजॉय कर रही थीं। खाला ने मेरे माथे पर पसीना देखा तो बोले, जीन, तुम्हारी तबीयत ठीक है? मैंने कहा, जी हाँ, मैं ठीक हूँ। तो खाला मेरे पास आए और कहा, ये तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? मैं बोला, पता नहीं, गर्मी है बहुत, शायद इस वजह से। खाला ने कहा, नहीं, गर्मी तो नहीं है इतनी। फिर खाला ने मेरे माथे पर हाथ लगाया और बोले, तुम्हें तो बुखार भी नहीं है, फिर क्या हुआ? अचानक खाला ने अपने दुपट्टे से मेरे माथे से पसीना साफ किया तो मैं खाला का चेहरा देखने लगा। ऐसे ही चल रहा था कि अचानक घर के मेन दरवाजे पर दस्तक हुई। फिर खाला ने मुझसे पूछा, ज़ैनब कैसा महसूस कर रहे हो? मैं बोला, अब ठीक हूँ। इसी दौरान दरवाजे पर फिर दस्तक हुई तो खाला ने मुझसे कहा, जीन, तुम ठीक से होकर बैठो, मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। जब मेन दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं उठकर वॉशरूम की तरफ भागा और नूर खाला मेन दरवाजे की तरफ चली गईं दरवाज़ा खोलने। नूर खाला ने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर उनकी सहेली महक आई थी। मैं आपको बताता चलूं कि महक 22 साल की एक खूबसूरत लड़की थी जिसका हुस्न का शाहकार था। गोरा रंग भरा हुआ जिस्म, वो बहुत खूबसूरत थी। वो घर में दाखिल होकर खाला से गले मिली और अंदर आ गई। दरवाजे की आवाज़ सुनकर मामू भी अपने कमरे से बाहर आ गए थे। महक ने मामू को सलाम किया और मामू ने महक के सलाम का जवाब दिया। उसके बाद नूर खाला महक को अपने कमरे में ले गईं। वहां जाकर नूर ने चादर उतार कर 2 दोपटे ले लिए। मैं वॉशरूम से निकलकर टीवी लाउंज में आया और वहां बैठकर वही फिल्म दोबारा देखने लगा।
इतनी देर में भाभी और मामू कमरे से बाहर आए और मामू ने बैग उठाया हुआ था। मामू ने हम सबको आवाज़ दी और कहा, अच्छा हम जा रहे हैं घर का और अपना ख्याल रखना। और मामू ने नूर खाला को 5,000 रुपए दिए घर के खर्चे के लिए। फिर मामू ने मुझसे कहा, ज़ेन तुमने घर से बाहर नहीं निकलना और घर की जिम्मेदारी अब तुम पर है। मामू ने मुझे भी 1,000 रुपए दिए खर्चे के लिए और मैं खुश हो गया। मामू और भाभी चले गए तो नूर खाला ने मेन डोर लॉक क्या और महक से कहा, महक तुम ज़ीन के साथ टीवी लाउंज में बैठो, मैं झाड़ू दे दूं, फिर गपशप लगाते हैं। महक आकर टीवी लाउंज में मेरे साथ सोफे पर बैठ गई और नूर खाला हमारे सामने झाड़ू लगाने लगे। मैं अब डर रहा था क्योंकि अब तो घर में महक भी थी और मुझे उसकी तबीयत का पता नहीं था। मैं खाला के चेहरे को गौर से देख रहा था। खाला ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर झाड़ू लगाने लगे। खाला झाड़ू लगा रही थी। मैं उनके चेहरे को देख रहा था और मुझे नहीं पता था कि महक की नजर मेरे ऊपर थी। वो कभी मुझे और कभी नूर खाला के चेहरे को देखती। महक ने खांसी करने के अंदाज में नूर खाला को बताने का इशारा किया, मगर खाला ने उसे मुस्कुराकर देखा और बाहर चली गईं। नूर खाला बाहर गईं तो महक भी उनके पीछे पीछे बाहर चली गई। वो दोनों कुछ देर तक बाहर रहें। फिर महक आ गई और नूर खाला किचन में चाय बनाने चली गई। महक मेरे पास सोफे पर बैठकर फिल्म देखने लगी और इस बार महक मेरे साथ करीब होकर बैठी। नूर खाला किचन में चाय बनाने चली गई और महक टीवी लाउंज में आकर मेरे साथ लगकर बैठ गई। पता नहीं महक और नूर खाला के दरमियान क्या बात हुई थी कि महक मेरे साथ इतना करीब होकर बैठ गई थी। महक फिल्म भी देख रही थी और मेरे साथ लगकर बैठी थी कि फिल्म देखते देखते फिल्म में एक रोमांटिक मंजर आया। मैंने वो मंजर देखा और महक मेरे साथ बैठी हुई थी। मैं रिमोट ढूंढने लगा और रिमोट उठाकर मैं चैनल बदलने लगा कि महक की आवाज़ आई, इरे ये चैनल क्यों बदल रहे हो? मैं बोला, दूसरी फिल्म देखते हैं। महक बोली, क्यों, इसमें क्या है? मैंने कुछ नहीं कहा और मैं कमरे से बाहर आ गया। मैं अपने रूम में चला गया। खाला ने मुझे कमरे में जाते हुए देख लिया था। जब वो चाय वगैरह बनाकर फारिग हुए तो उन्होंने मुझे किचन से ही आवाज़ लगाई और कहा, ज़ीन आ जाओ, चाय पी लो। मैंने कहा, आता हूँ 5 मिनट में। खाला चाय टीवी लाउंज में ले गई। मैं जब टीवी लाउंज में जाने लगा तो नूर खाला महक के साथ बातें कर रही थी। महक खाला से बोली, अरे नूर, जब तो झाड़ू लगा रही थी तो ज़ैन तेरे चेहरे को गौर से देख रहा था। खाला बोले, मुझे पता है। इस पर महक बोली, अरे वाकई कहा, तुझे पता था कि वो तेरे चेहरे को गौर से देख रहा है और तो फिर भी उसके सामने ऐसी ही रही। मैं दरवाजे से बाहर खड़ा होकर उनकी बातें सुन रहा था। खाला की बातें सुनकर मैं बहुत हैरान हुआ कि मेरी खाला कितने अरसे से मेरी दीवानी है। खाला की बातें सुनकर मैं बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया। इतनी देर में मुझे पता ही नहीं चला कि खाला अचानक कमरे से बाहर निकलें। शायद वो मुझे बुलाने के लिए निकली थीं। खाला मुझे बाहर देखकर अचानक घबरा गईं। 1 मिनट के लिए खाला सोच में गुम हो गईं। वो समझ गई थीं कि मैंने उनकी बातें सुन ली हैं। मैंने घबराते हुए कहा, वो खाला में आ रहा था, अब क्यों आए? खाला ने कहा, मैं तुम्हें बुलाने आई थी, मेरी चाय ठंडी हो रही है। मैं खाला के साथ कमरे में दाखिल हुआ और खाला ने मुझे सोफे पर बैठाया और मेरे साथ बैठ गईं। अब की बार महक भी मेरी तरफ देख रही थी। उसकी नज़र भी मेरे चेहरे पर थी। शायद वो भी ख्यालों में मेरे बारे में ही सोच रही थी। महक बोली, नूर, ज़ीन तो बहुत बड़ा हो गया है। खाला ने कहा, जी हाँ ना, बहुत बड़ा हो गया है, ये तो मेरी जान है। मैं आराम से चाय पीता रहा। चाय पीकर मैं अपने कमरे में आ गया और बस्तर पर लेट गया। वहां पर महक के कपड़े एक थैले में पड़े हुए थे। मैंने थैले को थोड़ा सा खोलकर देखा और मुझे एक अंगूठी नजर आई। वो मैंने उठाकर अपनी जेब में डाली और कमरे से बाहर निकल आया। लेकिन कुछ देर के बाद जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो नूर खाला और महक कमरे में बैठे हुए थे। फिर महक ने थैला खोला तो मैं परेशान हो गया। महक गौर से थैले को देख रही थी और फिर उसने सब कपड़े निकालकर बस्तर पर रख दिए और खाला से कहा, यार मेरी एक अंगूठी नहीं मिल रही। खाला ने कहा, तो अपने साथ लाई ही नहीं होगी। खाला को जरा भी ख्याल नहीं था कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। महक बोली, अरे यार मैं खुद लेकर आई हूँ, ये यहाँ मैंने थैले में रखी थी। खाला ने कहा, नहीं यार देख, तेरे कपड़ों में ही होगी। महक बोली, नहीं है यार, देख लिया है। और महक फिर से कपड़ों में ढूंढने लगी। मैं डरा हुआ था। मैं महक की तरफ देख रहा था और मुझे नहीं पता था कि नूर खाला मेरी तरफ देख रही हैं। मैंने महक की तरफ देखते हुए अपनी जेब पर हाथ रखा और उसकी अंगूठी जेब के अंदर महसूस करने लगा। मेरी ये हरकत नूर खाला ने नोट कर ली। अभी वो कुछ कहने ही लगी थी कि महक के मोबाइल पर बेल बजी। महक ने मोबाइल देखा तो उसके घर से कॉल आ रही थी। महक को घर से खबर मिली कि उसके रिश्तेदारों में से किसी की वफात हो गई है और सबको वहां जाना है। महक परेशान हो गई और अपने घर वालों को कहा, ठीक है मैं आ रही हूँ, ये कहकर कॉल बंद कर दी। महक ने नूर खाला की तरफ देखा तो नूर खाला ने कहा, कोई बात नहीं तो चली जा। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो महक का भाई आया हुआ था उसे लेने के लिए।
महक अपने भाई के साथ चली गई और उसकी अंगूठी मेरी जेब में ही रह गई। फिर मैं दरवाज़ा लॉक करके आया तो खाला ने मुझसे कहा, जीन जब तुम कमरे में आए थे तो महक का थैला कहाँ पड़ा हुआ था? मैंने कहा, यहीं बिस्तर पर पड़ा हुआ था। क्यों, क्या हुआ नूर? खाला ने कहा, हाँ वो उसकी हीरे की अंगूठी नहीं मिल रही थी। फिर मैंने कहा, खाला ये हीरा किया होता है। खाला मुस्कुरा पड़े और बोले, बताती हूँ। मैं कमरे के दरवाजे के पास खड़ा था। खाला मेरी तरफ आने लगी। मैं समझा कि खाला कमरे से बाहर जा रही हैं। खाला दरवाजे की तरफ गए और अचानक वो हरकत की जिसकी मुझे ख्वाबों ख्यालों में भी तवक्का नहीं थी। खाला ने अचानक मेरी जेब में हाथ डाला और महक की अंगूठी निकालकर मुझे दी और बोले, ये होती है हीरे की अंगूठी। खाला ने अचानक ही ये काम कर दिया था जिसकी वजह से मैं अचानक डर गया और पीछे हो गया। खाला ने मुझे गुस्से से कहा, तुमने ये अंगूठी चोरी की थी महक के थैले से। मैं खामोश रहा क्योंकि मैं तो डर से कांप रहा था। खाला ने कहा, ये तुम्हारी जेब में क्या कर रही थी? मैं बोला, वो खाला मैं माफ़ी चाहता हूँ। खाला ने कहा, क्या माफ़ी? क्या तुम समझते हो कि तुम्हारी ये हरकत माफ़ी से ख़त्म हो सकती है? मैं तुम पर कितना एतमाद करती थी और तुमने ऐसा किया। तुमने मेरा एतमाद ज़ाये कर दिया। मैं खामोश रहा तो खाला एक बार फिर गुस्से से बोले, बोलो जवाब दो, खामोश क्यों हुए? मैं बोला, खाला प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। खाला ने अंगूठी हाथ में पकड़ी हुई थी और बोल रही थी, ज़ीन तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकते हो? मैंने कहा, खाला मुझे माफ़ कर दें। खाला मेरे करीब आए और मेरा चेहरा ऊपर करके मुझसे बोलें, ज़ीन तुम्हें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि तुमने ऐसी हरकत की? मैं खामोश रहा और खाला गुस्से में बाहर चली गई। मैं वहीं कमरे में ही खड़ा रहा। अपनी जगह पर मैं बहुत शर्मिंदा था क्योंकि खाला ने मुझे हाथों पकड़ लिया था। मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी कि जाकर खाला से बात करूं। मैं जाकर कमरे में बैठ गया। कुछ देर बाद मैंने फैसला किया कि मैं जाकर खाला से बात करूं और उनसे मुआफ़ी मांगूं। मैं कमरे से बाहर निकला तो देखा कि खाला किचन में थी। मैं किचन में गया। मेरे कदमों की आहट से खाला ने एक नज़र मोड़कर मेरी तरफ देखा और फिर अपने काम में लग गई। मैं जाकर खाला के पास खड़ा हो गया, लेकिन खाला ने मुझ पर नज़र न डाली और मैं भी सिर झुकाए खड़ा रहा। मैंने हिम्मत करके खाला का एक हाथ पकड़ लिया, लेकिन मना से कुछ न बोला। खाला ने मेरी तरफ देखे बगैर ही मेरे हाथ को झटक दिया और मेरा हाथ पीछे कर दिया। अभी तक हम दोनों के दरमियान कोई बातचीत नहीं हुई थी। खाला ने जब मेरा हाथ झटक दिया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि मैं खाला को नाराज़ नहीं करना चाहता था। मैं खाला की बहुत इज्जत करता था। मैंने एक बार फिर से खाला का हाथ पकड़ा और खाला ने फिर मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया। मैं अचानक नीचे बैठकर खाला के पाँव पकड़ लिए और कहा, खाला प्लीज़ मुझे मारो, बहुत पिटाई करो मेरी, लेकिन मुझसे नाराज़ ना हो। लेकिन खाला ने मुझे पीछे कर दिया। वो सच में मुझसे नाराज़ हो रही थी क्योंकि वो सोचने लगी थी कि महक मुझे अच्छी लगती है, इसलिए मैंने उसकी अंगूठी चोरी की है। मुझे रोना आ गया और मैं रूप। खाला ने मेरी तरफ देखा और मुझे नर्म लहजे में कहा, ज़ीन यहाँ गर्मी है, तुम रूम में जाकर बैठो, मैं आती हूँ, वहीं बात करेंगे। लेकिन खाला के लहजे से साफ पता लग रहा था कि वो गुस्से में हैं और मुझसे नाराज़ हैं। मेरी आंखों में अभी भी आंसू थे। मैं खामोश सा किचन से बाहर निकलने लगा। खाला मड़कर मेरी तरफ ही देख रही थी। मैं रूम की तरफ जाने की बजाय मेन डोर की तरफ जाने लगा। खाला ने मुझे पीछे से आवाज़ दी और बोले, ज़ीन कहाँ जा रहे हो? लेकिन मैंने पीछे मड़कर न देखा और न ही खाला की बात का कोई जवाब दिया। मैं मेन डोर तक पहुंचने ही वाला था कि खाला मेरे पीछे भागती हुई आए और मेरा हाथ पकड़ लिया और पूछा, बाहर कहाँ जा रहे हो? मैं खामोश रहा और मेरी आंखों में आंसू थे। मेरी आंखों में आंसू देखकर खाला ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ज़बरदस्ती रूम में लाकर बैठा दिया और मेरे साथ ही बेड पर बैठ गईं और मुझे देखने लगे, लेकिन मैं अपना सिर झुकाए हुए था। खाला ने गुस्से से कहा, ये क्या बात हुई कि गलती भी तुमने ही की है? और ये बताओ कि तुम घर से बाहर कहाँ जा रहे थे? मैंने कहा, मैं अपने घर जा रहा था। खाला बोले, क्यों जा रहे थे तुम अपने घर? हाँ तुमने गलती की है, अब मैं तुमसे नाराज़ भी नहीं हो सकती क्या? मैंने रोते हुए कहा। खाला अब बेशक मेरी पटाई कर लें, मुझे थप्पड़ मारें, लेकिन मुझसे नाराज़ ना हो। प्लीज़, मैं आपकी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकता, प्लीज़। मैंने खाला के सामने हाथ जोड़ दिए। खाला की आंखों में भी आंसू आ गए और उन्होंने कहा, मैं तुम्हें मुआफ़ कर रही हूँ, लेकिन दोबारा ऐसी गलती मत करना। मैंने खाला के आंसू साफ किए क्योंकि ये तो सच था कि मैं उनकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। फिर खाला बोले, अच्छा अब नाराज़गी ख़त्म हो गई है, अब ये बात डिस्कस नहीं होगी, ऐसे बिहेव करना है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर खाला बोले, अच्छा थोड़ा सा काम रह गया है, मैं काम ख़त्म करके आती हूँ। खाला रूम से बाहर जाने लगें तो मैं भी उनके पीछे पीछे आया और खाला का हाथ पकड़ लिया और उनके साथ ही किचन में आ गया। किचन में आकर खाला आटा गूंधने की तैयारी करने लगे। किचन में ऐसी जगह भी थी कि खाला खड़े होकर आटा गूंध सकती थी, लेकिन खाला ने मुनासिब समझा कि फर्श पर बैठकर आटा गूंधने लगें।
आटा गूंथते हुए खाला के बाल उनके चेहरे पर आने लगे। खाला अपने हाथ की पश्ट से बाल पीछे कर देते हैं क्योंकि उनके हाथ पर आटा लगा हुआ था। 2-3 बार उनके बाल उनके चेहरे पर आए जिन्हें खाला ने पीछे कर दिया। ऐसे ही बाल पीछे करते हुए खाला के हाथ पर लगा हुआ आटा उनके माथे पर लग गया। खाला ने मेरी तरफ देखा और बोले, ज़ैन, मेरे हाथों में आटा लगा हुआ है, प्लीज़ ज़रा यहाँ आओ और ये माथे से आटा साफ कर दो। मैं आगे बढ़ा और खाला के माथे से आटा साफ कर दिया। फिर मैं बावर्ची खाने से निकलकर सीधा टीवी लाउंज में आया और टीवी ऑन कर लिया। मेरी नज़रें तो टीवी की तरफ थीं, लेकिन मेरा दिमाग खाला की तरफ ही था और मैं बोल रहा था, खाला अब बहुत खूबसूरत हैं। मैं सोफे पर बैठा हुआ था। सोफे की बीक साइड पर दीवार थी, लेकिन दीवार और सोफे के दरमियान तकरीबन 3 फुट का गैप था। मैं जैसे ही सोफे से उठा मैंने जरा सा पीछे घूम कर देखा तो सोफे की बीक साइड पर खाला दीवार से लगकर खड़ी हुई थी और वो मुझे ही देख रही थी। मैं एक बार फिर डर गया और अब मैंने सोचा कि ज़ीन बेटा, अब तो बचने के कुछ चांस नहीं है, क्योंकि सुबह से ये दूसरी बार हो गया था जब मेरी गलती पकड़ी गई थी। खाला ने मुझे कुछ न कहा और खाला के मुन्ना से भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। खाला ने मुझे कुछ देर तक देखा और मैं खाला को देख रहा था। फिर खाला बोले, वो मैं तुम्हें खाने पर बुलाने के लिए आई थी, तुम जाकर चेंज कर लो और नहा लो, मैं खाना लगाती हूँ। मैं हैरान रह गया कि खाला ने मुझे कुछ क्यों नहीं कहा और खाला ऐसे अंदाज में बर्ताव कर रही थी जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई हो। फिर मैं खाला के पास चला गया। खाला ने मेरी तरफ देखा और एक मुस्कुराहट फेंकी और मुझे कहा, ज़ीन प्लीज़ मदद करो मेरी खाना लगाने में। मैंने उनके हाथ से कुछ बर्तन लिए और डाइनिंग टेबल पर रख दिए। खाला भी आ गईं और फिर खाला ने एक ही प्लेट में सालन डाला और पहला लुकमा खाला ने खुद ही मेरे मुन्ना में डाला। मैं खुश हो गया। खाला मेरी तरफ प्यार भरी नज़रों से देख रही थी और मैं भी दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि खाला ने मेरी उस हरकत का बुरा नहीं माना था। फिर मैंने भी खाला को एक लुकमा खुलाया। इसी तरह एक लुकमा वो मुझे खुलाते और मैं एक लुकमा खुलाता हमने खाना ख़त्म किया। खाला किचन में बर्तन वगैरह रख कर आए तो मुझे टीवी लाउंज में पाया। खाला बोले, ज़ेन में तो थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। ये कहकर खाला अपने कमरे में चली गईं, जो मेरा और उनका रूम था। मैंने भी टीवी ऑफ किया और खाला के पीछे पीछे कमरे में आ गया। जब मैं उनके कमरे में आया तो वो सो चुकी थीं। फिर मैं उनके पास ही बैठ गया और उन्हें देखने लगा। मेरी खाला सोती हुई बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत मासूम सी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई परी उड़ते उड़ते थक गई हो और फिर वो नींद की आगोश में चली गई हो। मेरी खाला बहुत खूबसूरत थी, या फिर शायद मेरी नज़र में वो दुनिया की सबसे हुसीन लड़की थी। सुबह हुई, खाला उठें और मुझे कहा कि बाहर आइसक्रीम खाने चलते हैं, जाओ तुम कपड़े तब्दील करके आओ। फिर मैं भी कपड़े लेकर तब्दील करने चला गया और खाला तैयार होने लगी। मैं नहाकर और कपड़े तब्दील करके आया तो खाला तैयार हो चुकी थीं और रेडी थीं। मैंने भी कंघी की और खाला से कहा कि चलें। हम लोगों ने घर को लॉक किया और निकल गए। हम लोग रिक्शे में बैठकर बाजार गए और वहाँ पर एक अच्छा सा आइसक्रीम पार्लर देखा जहाँ पर अलग अलग कीबन बने हुए थे। कीबन सिर्फ पर्दों के बने हुए थे। वेटर ने हमें एक कीबन में बैठाया और आर्डर लेकर चले गए। हमारे साथ वाले कीबन में कोई जोड़ा बैठा हुआ था और वहाँ से बातों की आवाज़ आ रही थी। वेटर ने हमारे सामने आइसक्रीम रखी और पर्दा ठीक करके चला गया। जब वेटर ने पर्दा खींचकर ठीक किया तो साथ वाले कीबन का पर्दा भी हल्का सा खींच गया, जिसे इस जोड़े ने नोट नहीं किया, लेकिन मैंने नोट कर लिया। मैंने ज़रा सा पीछे होकर देखा तो मुझे साथ वाले कीबन में लड़की की एक झलक नज़र आ रही थी, लेकिन उसे मैं नज़र नहीं आ रहा था। हम लोग आहिस्ता आहिस्ता आइसक्रीम खाने लगे। आइसक्रीम खाते खाते मेरे कानों में कुछ आवाज़ आने लगी। मैंने आवाज़ पर अपने कान लगाए तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा हो। खाला ने भी इन आवाज़ों का नोटिस लिया और मेरी तरफ देखने लगे। मैं थोड़ा सा पीछे होकर साथ वाले कीबन की तरफ देखा तो वहाँ पर वो जोड़ा प्यार मोहब्बत की बातों में मशगूल था। मैंने खाला को अपनी आंखों से इशारा किया और अपने पास आने को कहा। खाला ने भी मुझे आंखों ही आंखों में पूछा कि क्या हुआ। मैंने फिर से खाला को इशारा किया कि आओ तो सही। खाला उठकर मेरे पास आए तो मैंने होंठों पर हाथ रखकर उन्हें खामोश रहने का इशारा किया और साथ वाले कैबिन की तरफ देखने को कहा। मैं बैठा हुआ था, खाला खड़ी हुई थीं और उन्हें देखने लगीं। 20 साला मिसेस फौजिया अपनी शादी के फौरन बाद ही अपने शौहर हारिस के साथ पाकिस्तान से अमेरिका चली गई थीं। फौजिया की शादी के बाद पाकिस्तान की रिवायती सासों की तरह फौजिया की सास की भी यही ख्वाहिश थी कि फौजिया शादी के पहले साल ही बच्चे की मां बन जाए, और फौजिया भी अपनी शादीशुदा जिंदगी और अपने शौहर हारिस से बहुत खुश थीं।
मगर ये खुशी एक हफ्ता ही कैसे गुजरा था कि इस वक्त खत्म हो गई जब मुलाजमत के दौरान हारिस ने अपनी पाकिस्तानी आईटी मुशावरती फर्म के सबसे बड़े और अच्छे क्लाइंट को अपनी गलती और बेवकूफ़ी से खो दिया था। फौजिया जानती थीं कि इसकी वजह से उनका शौहर हारिस इन दिनों बहुत परेशान था, क्योंकि इस आईटी मुशावरती फर्म ने ही हारिस को इसकी काबिलियत की बुनियाद पर दुबई से मुंतखब करके वर्क वीज़ा पर अमेरिका में नौकरी दी थी। इस कंपनी के पाकिस्तानी मालिक मिस्टर वसीम कल शाम ही पाकिस्तान से वापस अमेरिका आए थे और आते ही उन्होंने फ़ोन करके हारिस को अगले दिन काम के दौरान ही लंच टाइम में अपने घर पर मुलाकात के लिए बुला लिया था। अपनी कंपनी के मालिक की ये कॉल सुनते ही हारिस को इस बात का पक्का यकीन हो गया था कि मिस्टर वसीम से होने वाली ये पहली मुलाकात ही हारिस के लिए आखिरी मुलाकात साबित होगी और हारिस को अपनी गलती का खमियाजा नौकरी से बरतरफी की सूरत में भुगतना पड़ेगा। यही वजह थी कि अगली सुबह काम पर जाते हुए हारिस की परेशानी में बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका था। इधर हारिस अपनी परेशानी में मुब्तला था, दूसरी तरफ उसकी निहायत खूबसूरत और वफादार बीवी फौजिया की हालत भी इससे मुख्तलिफ नहीं थी। अपने शौहर के ऑफिस जाने के बाद एक सफ़ेद सलूस ब्लाउज और स्याह कैपरी में मलबूस होकर मुतालिया की मेज़ पर बैठी फौजिया अपनी ठोड़ी पर हाथ रखे गहरी सोच में डूबी हुई थीं। हारिस पिछले कुछ हफ्तों से बहुत खौफजदा है। वो सोचता है कि इस बड़े अकाउंट को खोने की पादाश में मिस्टर वसीम इसे आजकल नौकरी से ज़रूर निकाल देंगे। अपने शौहर की परेशानी के बारे में सोचते हुए फौजिया के दिल में इस वक्त ये ख्याल चल रहा था। मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा, फौजिया ने सोचते हुए खुद को उम्मीद दिलाई। हो सकता है कि मिस्टर वसीम हारिस को नौकरी से निकालने की बजाय सिर्फ एक वार्निंग देकर ही छोड़ दें। वैसे हारिस को नौकरी से हाथ धोना पड़े तो इन दोनों को अमेरिका में रहने में काफ़ी तकलीफ होगी, क्योंकि इनके ग्रीन कार्ड जिसे STS ने ही इनके लिए स्पॉन्सर किया था वो भी अब तक नहीं आया था। फौजिया अपनी इन्हीं सोचों में गुम थीं कि इतने में उनकी नज़र पास पड़ी मेज़ पर पड़े एक कागज़ पर पड़ी जिस पर उनके शौहर हारिस ने कल रात अपने बॉस के घर का एड्रेस और फ़ोन नंबर लिखा था। इस कागज़ पर नज़र पड़ते ही फौजिया को मिस्टर वसीम के मुतालिक कही गई अपने शौहर हारिस की बात याद आई कि सुनने में आया है कि मिस्टर वसीम एक बहुत अच्छे और मदद करने वाले इंसान हैं। अगर वाकई ही ऐसी बात है तो क्यों ना हारिस से पहले मैं खुद मिस्टर वसीम से मिलकर उन्हें इस बात पर कायल करने की कोशिश करूं कि वो हारिस को नौकरी से निकालने की बजाय एक वार्निंग देकर ही छोड़ दें। अपने शौहर को सुबह परेशानी की हालत में काम पर जाते हुए देखकर फौजिया खुद बहुत परेशान हो चुकी थीं। इसीलिए हारिस की गई गलती को खुद सुलझाने का ये ख्याल इनके दिल में इस वक्त आने लगा था। मगर कहीं ऐसा ना हो कि हारिस की बजाय मेरा जाना मिस्टर वसीम को अच्छा न लगे और इस तरह हारिस का काम ठीक होने की बजाय पहले से ज्यादा खराब हो जाए। मिस्टर वसीम से मिलने का ख्याल दिल में आते ही फौजिया के दिल में इस वसवसे ने जन्म लिया, मगर इसके साथ ही जो होगा देखा जाएगा सोचते हुए फौजिया ने पास पड़े इस पेपर से फ़ोन नंबर देखकर अपने शौहर के बॉस को कॉल मिला दी। नंबर डायल करने के थोड़ी देर बाद जैसे ही फ़ोन के दूसरी तरफ से एक मर्द की आवाज़ सुनाई दी तो उन्होंने फ़ौरन अपना तारुफ कराया। हेलो मिस्टर वसीम, मेरा नाम मिसेस फौजिया हारिस है। मेरे शौहर हारिस आपकी कंपनी सदा टेक्नोलॉजी में काम करते हैं। क्या ये वही हारिस अहमद तो नहीं जिनके साथ आज दोपहर को मेरी मीटिंग है? अपना तारुफ कराते ही फौजिया के कानों में वसीम साहब की आवाज़ गूंजी। मिस्टर वसीम का सवाल सुनकर फौजिया ने फौरन ही जवाब दिया, जी हाँ, वो वही हारिस हैं जो आज दोपहर आपके साथ मुलाकात कर रहे हैं। अच्छा, आप बताएं कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? फौजिया का जवाब सुनकर मिस्टर वसीम ने अंग्रेजी की बजाय इस बार फौजिया से उर्दू में पूछा। सबसे पहले तो मेरी आपसे एक गुजारिश है कि बराए मेहरबानी हारिस को मत बताइएगा कि मैंने आपको कॉल की है। दूसरी बात ये कि असल में हारिस की आपसे मुलाकात से पहले मैं आपसे मिलना चाह रही थी, क्योंकि मैं आपसे मिलकर सिर्फ इस बात की वजाहत करना चाहती हूँ कि मेरे शौहर हारिस अपनी की गई गलती से कितने ज़्यादा परेशान हैं। वसीम साहब के जवाब में इस बार फौजिया ने भी वसीम साहब को उर्दू में ही जवाब देते हुए कहा, अच्छा ठीक है, अगर आप 1 घंटे के अंदर मुझसे मिल सकती हैं तो मैं आपका इंतज़ार कर सकता हूँ। फौजिया की बात सुनकर फ़ोन की दूसरी तरफ से मिस्टर वसीम ने जवाब दिया, जी मैं 1 घंटे के अंदर आपके घर पहुँच सकती हूँ। मिस्टर वसीम का जवाब सुनते ही फौजिया बोली और फिर फ़ोन बंद करते ही साथ ही शावर की तरफ दौड़ पड़ी। ताज़ा दम होने के बाद फौजिया बेडरूम से बाहर आईं और तेज़ी के साथ बिस्तर के सामने पड़े हुए
हुए शीशे के सामने खड़ी हो गईं और जल्दी जल्दी अपने चेहरे पर मेकअप करने लगीं। मेकअप से फारिग होने के बाद फौजिया ने अलमारी से एक लंबा ड्रेस निकालकर पहन लिया। मैं देखने में अच्छी लग रही हूँ ना? अपने आप को आईने में देखते हुए फौजिया ने अपने बालों को थोड़ा सा सेट करते हुए अपने आप से कहा। इसके साथ ही फौजिया ने मेज पर पड़ा अपना सेलफोन उठाया और गूगल मैप में मिस्टर वसीम के घर का पता डाला और फिर अपनी कार में बैठकर वो मिस्टर वसीम के घर की तरफ चल पड़ी। हाय, हारिस की गई गलती को सुलझाते सुलझाते अपने शौहर का काम बिगाड़ ही ना दूं कहीं। वसीम की रिहाइशगाह की तरफ अपनी कार दौड़ाते हुए फौजिया के दिल में यही खौफ छाया रहा, मगर इस खौफ के बावजूद उन्होंने अब वापस पलटना मुनासिब ना समझा और फिर कुछ ही देर बाद उनकी कार मिस्टर वसीम के घर के सामने जाकर रुकी। सैम के घर के सामने अपनी गाड़ी पार्क करके फौजिया ने ही अपनी कार से बाहर निकलकर मिस्टर वसीम के घर के मरकजी दरवाजे की तरफ चलना शुरू किया और ना चाहते हुए भी वो मिस्टर वसीम के घर के दरवाजे की तरफ अपने कदम बढ़ाती रहीं। मिस्टर वसीम के मरकजी दरवाजे के सामने रुककर फौजिया ने अपनी बिखरी सांसों को संभाला और फिर हिम्मत करके अगले ही लम्हे दस्तक दे दी। फौजिया की दस्तक के जवाब में थोड़ी देर बाद 40 साल की उम्र के एक आदमी ने दरवाज़ा खोला, जो अपनी उम्र के हिसाब से काफ़ी फिट लग रहा था। दरवाजे पर खड़े इस आदमी को देखते ही फौजिया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मिस्टर वसीम, मैं हारिस अहमद की बीवी फौजिया हूँ। मुझे मुलाकात के लिए वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। प्लीज़ अब अंदर तशरीफ़ लाएं। फौजिया की बात के जवाब में मिस्टर वसीम ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया और अपने घर का दरवाज़ा खोलकर फौजिया को अंदर आने की दावत दी। फौजिया मिस्टर वसीम के साथ साथ चलती हुई उनके ड्राइंग रूम में चली आईं और आते ही कमरे की सेटिंग का जायजा लिया। ड्राइंग रूम में एक तरफ एक बड़ा सोफा रखा हुआ था। सोफे के सामने एक बहुत बड़ा शीशे का टेबल पड़ा हुआ था, जबकि कमरे की दूसरी जानब 2 कुर्सियां पड़ी हुई थीं और इन कुर्सियों के दरमियान एक साइड टेबल था, जिसकी वजह से इन दोनों में थोड़ा फासला था। अपने शौहर के बॉस के लिविंग रूम की सेटिंग देखने के बाद फौजिया आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई कमरे में रखी कुर्सी पर बैठ गईं और फौजिया के बैठते ही साइड टेबल की दूसरी तरफ रखी कुर्सी पर वसीम साहब भी तशरीफ फरमा हो गए। अपनी कुर्सी पर बैठकर वसीम साहब ने फौजिया की तरफ देखा और बोले, मुझे खुशी है कि मुझे पहली बार आपसे मिलने का मौका मिल रहा है। वैसे मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं कि हारिस बहुत खुशकिस्मत इंसान है, जिसे आप जैसी खूबसूरत बीवी मिली है, जो खूबसूरत होने के साथ साथ अपने शौहर के लिए फिक्रमंद भी है। अब मुझे बताएं कि आप क्यों इतनी परेशान हैं और आपकी परेशानी दूर करने में मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। मिस्टर वसीम, मैं असल में अपने शौहर के मामले में बात करना चाह रही थी। मैं जानती हूँ कि मेरे शौहर हारिस ने जो गलती की है उसका आपकी कंपनी को काफ़ी नुकसान पहुँचा है और हो सकता है सज़ा के तौर पर हारिस को आप आज नौकरी से भी निकाल दें। मगर इसके बावजूद मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हारिस अपनी इस गलती पर बहुत परेशान और शर्मिंदा हैं। ये बात करते हुए फौजिया ने इल्तिजा भरी नज़रों से वसीम साहब की तरफ देखा और अपनी बात जारी रखते हुए कहा, हारिस ने मुझे आपके बारे में बताया था कि आप बहुत अच्छे और गलतियां माफ़ करने वाले इंसान हैं और अपने शौहर की इसी बात पर यकीन करके मैं आपके पास गुजारिश लेकर आई हूँ कि अगर हो सके तो मेरे शौहर की गलती को नज़रअंदाज करते हुए उन्हें एक बार माफ़ कर दें प्लीज़। अपने दिल की बात कहते ही फौजिया की आंखों में ना जाने क्यों अपने जज्बात पर काबू न रख सकें, जिसकी बिना पर उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखकर यकायक रोने लगीं। फौजिया के इस तरह अचानक रोने की असल वजह दरअसल ये थी कि हारिस और फौजिया ने 2 हफ्ते पहले ही अपना घर खरीदने के लिए अदायगी की थी और अगर आज हारिस अपनी नौकरी से हाथ धो बैठते हैं तो इनके माली हालात काफ़ी ख़राब हो सकते थे, क्योंकि अपनी अब तक की जमा पूंजी तो वो लोग पहले ही नया घर खरीदने में खर्च कर चुके थे और अब हारिस की नौकरी खत्म होने की सूरत में इन दोनों मियाँ बीवी के लिए परदेश में अपने घर का खर्चा चलाना काफ़ी मुश्किल हो सकता था। मिस्टर वसीम से बात करने के दौरान जब फौजिया के जहन में ये बात आई तो अपनी आने वाली माली मुश्किलात का सोचकर फौजिया की आंखों से आंसू खुद ब खुद जारी हो गए और वो अपने हाथों को अपने चेहरे पर रखकर बच्चों की तरह फट फट कर रोने लग गईं।
फौजिया अपने हाथों को आंखों पर रखे इसी तरह रोने में मसरूफ थीं कि उन्हें अपने कंधे पर मिस्टर वसीम के हाथों का एहसास हुआ। मिस्टर वसीम के हाथ को अपने कंधे पर महसूस करते ही फौजिया ने एकदम अपना रोना बंद करते हुए अपने हाथों को अपनी आंखों से हटाकर पीछे की तरफ देखा तो उनकी नज़र अपनी कुर्सी के पीछे खड़े वसीम साहब पर पड़ी, जो पीछे से उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर उन्हें दिलासा देने की कोशिश कर रहे थे। फौजिया ने बेइख्तियारी में अपना हाथ ऊपर उठाते हुए अपने कंधे पर रखे हुए मिस्टर वसीम के हाथ को अपने कंधे से अलग कर दिया। फौजिया का इस तरह उनका हाथ अपने कंधे से झटकना मिस्टर वसीम को अच्छा नहीं लगा था। इसीलिए मिस्टर वसीम ने जैसे ही ये देखा कि फौजिया ने अब रोना बंद कर दिया है तो वो फौजिया के पीछे से हटकर फौजिया के सामने से होते हुए दोबारा अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ने लगे। और वसीम साहब पीछे से चलते हुए जैसे ही कुर्सी पर बैठी फौजिया के बिल्कुल सामने आए तो फौजिया ने कहा, मिस्टर वसीम, क्या ऐसा कोई तरीका है कि आप हारिस को एक चांस मुहैया दे दें प्लीज? कुर्सी पर बैठी फौजिया ने अपने सामने खड़े मिस्टर वसीम की आंखों में आंखें डालकर एक बार फिर इल्तिजा की। हाँ, एक चीज ऐसी है जिसे करने से हारिस की नौकरी बच सकती है। फौजिया के बात सुनकर मिस्टर वसीम ने जवाब दिया, वो तो फिर जल्दी से बताए ना कि इसके लिए क्या करना होगा मुझे। मिस्टर वसीम के मुंह से ये बात सुनते ही फौजिया ने यकायक बेचैनी से पूछा। फौजिया के बात सुनते ही मिस्टर वसीम ने जल्दी से कहा, तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी होगी। फौजिया तो अपने शौहर हारिस के मुंह से वसीम साहब की शराफत और अच्छाई के किस्से सुनकर मदद की गर्ज से यहाँ आई थीं, मगर बज़ाहिर शरीफ नजर आने वाले इस अधेड़ उम्र शख्स की इस हरकत को देखते ही फौजिया पर हैरत का पहाड़ टूट पड़ा और वो आंखें फाड़कर मिस्टर वसीम की तरफ देखने लगीं और यकायक फौजिया के मुंह से निकला, क्या मतलब है आपका? तो मिस्टर वसीम ने कहा, तुम कोई दूध पीती बच्ची नहीं हो कि मेरी इस बात का मतलब ना समझ सको। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि मैंने आज तक अपने हस्बैंड के सिवा किसी और के साथ दोस्ती और प्यार नहीं किया। वसीम साहब की बात का मतलब अच्छी तरह समझते हुए फौजिया ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, अगर पहले कभी किसी से दोस्ती नहीं की तो आज कर लो, क्योंकि अपने शौहर की जान बचाने के लिए मुझसे दोस्ती करने का सौदा बुरा नहीं बेगम फौजिया। वसीम साहब के मुंह से निकलने वाले ये अल्फाज सुनकर फौजिया का पूरा वजूद कांपने लगा और वो यकायक बोली, नहीं, मैं तुमसे दोस्ती नहीं कर सकती। इसके साथ ही फौजिया ने वसीम साहब की तरफ देखते हुए एक बार फिर इल्तिजा की, मुझे जाने दें प्लीज, और ये कहते हुए उन्होंने कुर्सी से उठने की कोशिश भी की। इतनी भी क्या जल्दी है फौजिया जी? फौजिया को कुर्सी से उठते देखकर वसीम साहब ने फौजिया को उठने से रोकते हुए कहा। मिस्टर वसीम की दोस्ती की फरमाइश सुनकर फौजिया ये बात अच्छी तरह अब समझ ही चुकी थी कि उनके शौहर के बॉस कोई अच्छे इंसान नहीं है, मगर इसके बावजूद एक आखिरी कोशिश के तौर पर वो बोली, मिस्टर वसीम, हारिस की मदद करें प्लीज। ये बात कहते हुए फौजिया की आवाज भर आई और उनकी आंखों से आंसू एक बार फिर से फूट पड़े। देखिए बेगम, हारिस आपके हस्बैंड ने बहुत बड़ी गलती की है, जिसकी वजह से न सिर्फ हमारी कंपनी को काफी नुकसान हुआ है, बल्कि हमारा कस्टमर भी हमसे काफी नाराज हो गया है। मिस्टर वसीम ने फौजिया को एक बार फिर इस तरह रोता देखकर उन्हें समझाने की कोशिश तो की। मैं आपकी इस बात को समझ सकती हूँ, मगर आप जो कह रहे हैं वो मेरे लिए नामुमकिन है। फौजिया जी, आपकी इत्तला के लिए आपको बता दूं कि एक सिंगल होने के नाते, क्योंकि मेरे अपने कोई बच्चे नहीं, इसीलिए ये कंपनी मुझे अपने बच्चों की तरह अजीज है। मैं एक कारोबारी आदमी हूँ और जिस मकाम पर आज मैं हूँ उस मकाम तक कोई भी चीज़ फ्री में किसी को देकर नहीं पहुँचाया जा सकता, और आप चाहें तो मेरी ऑफर को रद्द कर सकती हैं। इस सूरत में आपको अभी के अभी यहाँ से जाना होगा, क्योंकि मेरा वक्त बहुत कीमती है, इसलिए मैं अपना वक्त ज़ाया करना पसंद नहीं करता। मिस्टर वसीम एक लम्हे की खामोशी के बाद दोबारा बोले, फौजिया जी, आप यहाँ से जा सकती हैं, मगर यहाँ से बाहर निकलने से पहले ये बात अच्छी तरह जान लें कि आपके यहाँ से बाहर निकलने की सूरत में आपके शौहर हारिस को नौकरी से बरतरफी का खत शाम से पहले उनके हाथ में दे दिया जाएगा, और चूंकि आपके शौहर को उनकी गलती की बिना पर नौकरी से निकाला जाएगा, इस वजह से न सिर्फ उन्हें अगली नौकरी मिलना बहुत मुश्किल काम होगा, बल्कि इस नौकरी से निकाले जाने की सूरत में आप और आपके शौहर को 30 दिन के अंदर अमेरिका छोड़कर वापस पाकिस्तान भी जाना होगा। ये कह तो सही रहा है कि अगर हारिस को इस नौकरी से निकाल दिया गया तो इसे कोई और नौकरी मिलना बहुत ही मुश्किल होगा, मगर इसके बावजूद मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर करूं भी तो क्या करूं, क्योंकि अगर उठकर चली जाती हूं तो शौहर को न सिर्फ नौकरी से निकाल दिया जाएगा, बल्कि हमें अमेरिका भी छोड़ना पड़ेगा।
मिस्टर वसीम की सारी बात सुनकर फौजिया यकायक सोच में पड़ गईं और वो कैद में ना होने के बावजूद अपने आप को जंजीरों में जकड़ा हुआ महसूस करने लगीं। इधर अपनी सोचों में गम कुर्सी पर बैठी फौजिया अगला कदम उठाने की उलझन में जकड़ी हुई थी, तो दूसरी तरफ फौजिया के सामने खड़ा मिस्टर वसीम फौजिया के चेहरे का जायजा लेते हुए उनके रद्द अमल को समझने की कोशिश में मसरूफ था। असल में सूरत हाल ये थी कि हारिस की गई गलती का पता चलने के बाद भी आज सुबह तक वसीम साहब का हारिस को नौकरी से निकालने का कोई इरादा नहीं था। इसीलिए उन्होंने तो हारिस को अपने पास असल में सिर्फ एक वार्निंग देने की गर्ज से ही तलब किया था। फौजिया इसी कश्मकश में गिरी हुई थी कि वो क्या करें और क्या ना करें कि अचानक उनके दिमाग में एक बात आई और वो ख्यालात ही ख्यालात में अपने आप से हम कलाम हुई कि जब मेरी कॉलेज की काफ़ी सारी क्लास फेलोज पाकिस्तान में रहते हुए भी पढ़ाई के दौरान बॉयफ्रेंड्स बना सकती हैं, तो अपने शोहर की नौकरी बचाने और अपने मुस्तकबिल के लिए मुझे इससे दोस्ती करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। ये ख्याल दिल में आते ही फौजिया ने अपने आप को इससे दोस्ती करने के लिए आमादा करने की कोशिश की और फिर साथ ही बेदिली के साथ ना चाहते हुए दोस्ती के लिए हाँ कह दी।